नमस्ते दोस्तों। यस बैंक ने कुछ ही दिन पहले उनका फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए और काफ़ी सरप्राइजिंग थे, मेरे हिसाब से भी पॉजिटिव थे। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया है और काफ़ी लोग उस पर अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस बैंक का शेयर प्राइस अभी बहुत जल्दी भागने लगेगा। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से लॉजिकली लोगों ने सोचना चाहिए। शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने येस बैंक के ऊपर इसके पहले 2 वीडियोस बनाए हैं। एक उसके मोरेटोरियम और रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, उसके साथ साथ उसका Q3 और Q4 रिजल्ट के बारे में, और फिर फॉलो ऑन इशू के बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाया था। तो जिन्होंने येस बैंक में इन्वेस्ट किया या इंटरेस्टेड है वो पहले वो भी वीडियोस देख ले और फिर ये वीडियो देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुरू करने से पहले येस बैंक के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कुछ प्रोग्रेस, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स का प्रोग्रेस एक बार देख लेते हैं। उनका इंटरेस्ट इनकम और टोटल इनकम दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 5% से बढ़ गया है। साथ ही साथ उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो था वो 21% ड्रॉप हो गया। याद रहे ये पहला क्वार्टर था उनका रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद, और इस क्वार्टर में उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कंट्रोल दिखाया है। लेकिन कुछ हद तक ये ऑपरेटिंग कॉस्ट उनका कोविड की वजह से भी नीचे आया है, क्योंकि कोविड की वजह से ब्रांच में कस्टमर्स का फ्लो काफ़ी कम था, नए लोन्स का बुकिंग भी काफ़ी कम था, तो कमीशन या इंसेंटिव जो सेल्स के लिए रहता है वो भी सब काफ़ी कम था। साथ ही साथ ब्रांच का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी थोड़ा सा ड्रॉप तो डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि कस्टमर फ्लो इन जनरल सबके लिए कम था। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट ये जो 21% ड्रॉप हुआ है, हो सकता है अगले क्वार्टर या अगले 2-3 क्वार्टर्स में वापस थोड़ा सा बढ़ जाए। इंटरेस्ट कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% ड्रॉप हुआ है। उसका मेन रीजन यही है कि Q3 ऑनवर्ड्स उनका जो डिपॉजिट्स का आउटफ्लो हुआ है सीवियर पेस से, तो उस वजह से उनका इंटरेस्ट कॉस्ट ड्रॉप होते होते फर्स्ट क्वार्टर में भी उनके पहले 2 महीने में स्पेशली डिपॉजिट्स काफ़ी लो थे। 2 महीने बाद यानी कि जून महीने में, अप्रैल और मई में डिपॉजिट्स लो थे, लेकिन जून महीने में डिपॉजिट्स फिर से बढ़ना शुरू हो गए। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू करेगा। इन दोनों चीजों की वजह से, यानी कि एक तरफ उनका इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया है और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट ड्रॉप हो गया, इन दो रीजंस की वजह से उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो काफी सब्सटैंशियली जंप हो गया है। फोर्थ क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में उनका 103 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो बढ़ के 1100 करोड़ के ऊपर चला गया है। साथ ही साथ उन्होंने जो एनपीए का प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में किया, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में, वो नंबर भी काफी कम है, पिछले 6 क्वार्टर्स का लोएस्ट फिगर पे है। लेकिन उसमें से भी नियरली 60% जो प्रोविजनिंग है वो सिर्फ कोविड रिलेटेड एनपीएज आने के चांसेस के ऊपर है। तो नियरली 600 करोड़ का प्रोविजनिंग उन्होंने सिर्फ कोविड रिलेटेड एनपीएस, पॉसिबल एनपीएस के तरफ उन्होंने करके रखा हुआ है एडवांस में। अभी आगे के स्लाइड्स में और कुछ बिजनेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। किसी भी बैंक के लिए लोन देने के लिए डिपॉजिट्स का होना काफी जरूरी होता है, और डिपॉजिट्स के लिए मेन सोर्स ऑफ डिपॉजिट होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर टर्म डिपॉजिट भी उसको कहा जाता है। तो येस बैंक के केस में क्या हुआ कि मार्च में जब ये मोरेटोरियम और रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का जब भूचाल आया, तब सडनली उनके काफी सारे कस्टमर्स डर के मारे अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे, अब डिपॉजिट्स विड्रॉ कर रहे थे। तो उसके बाद कैसे प्रोग्रेस हुआ है इसके ऊपर ध्यान देने के लिए उनके प्रेजेंटेशन में से मैंने ये पर्टिकुलर चार्ट निकाला है। तो जनवरी के कंपैरिजन में, जनवरी के महीने में उन्होंने कितने करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट ओपन किए और फिक्स्ड डिपॉजिट्स ओपन किए, उसके कंपैरिजन में अगले मार्च महीने से लेके जून महीने तक के फिगर्स उन्होंने सामने रखे हैं। तो मार्च महीने में आप देख सकते हैं कि सडनली एकदम कोलैप्स हो गया था नए अकाउंट ओपनिंग का नंबर। फिर अप्रैल महीने में भी आप देखें तो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है, तो उसका नंबर बहुत ही लो था। मई के महीने में भी थोड़ा सा ही पिकअप किया था, लेकिन जून महीने में कासा अकाउंट्स का नंबर थोड़ा सा बेहतर इंप्रूव हुआ है। साथ ही साथ अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स का देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट सिर्फ मार्च के महीने में लो थे, लेकिन अप्रैल महीने ऑनवर्ड्स उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट के नए अकाउंट्स, याद रहे ये अमाउंट नहीं है, ये अकाउंट्स है,
तो नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स उन्होंने काफ़ी अच्छे स्पीड से अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीनों में ओपन किए हैं। तो इसकी वजह से जो डिपॉजिट्स का फ्लो आने वाला है वो अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा कि कितना आया। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मार्च एंडिंग और जून एंडिंग में उनके जो डिपॉजिट्स के फिगर्स थे अलग अलग, वो आपके सामने रखे हुए हैं कंपैरिजन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन भी उनके प्रेजेंटेशन में से मैंने निकाली है। तो मार्च एंडिंग में और जून एंडिंग में करंट अकाउंट के नंबर्स थोड़े से इंप्रूव हो चुके हैं। मार्च एंडिंग में वो काफ़ी लो हो चुके थे, सिर्फ 9,500 करोड़ था, अभी 26% इंप्रूव। फिलहाल इस 26% नंबर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मैटर क्या करता है, कितना डिपॉजिट बढ़ा। तो 2,500 करोड़ का एडिशनल करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आए हैं इस जून क्वार्टर में। शुरुआत है, अच्छी है, और ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस डेफिनेटली दिख रहे हैं। सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स ऑन द अदर हैंड कुछ चेंज ज़्यादा हुए नहीं है। तो कासा डिपॉजिट्स में सिर्फ करंट अकाउंट की वजह से ही मेनली जंप आया है। दूसरी तरफ टर्म डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स में काफ़ी अच्छा नंबर जंप हो चुका है। नियरली 10,000 करोड़ का एडिशनल डिपॉजिट्स आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट्स तीनों महीनों में, अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीनों में अच्छे स्पीड से अकाउंट ओपन किए थे। इसका एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो बाकी बैंक से तकरीबन 0.5% ज़्यादा है। ओके, सो उस वजह से भी येस बैंक डिपॉजिट्स, स्पेशली फिक्स डिपॉजिट्स अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एज अ बैंक वो चाहेंगे कि उनका करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट का नंबर जल्दी फास्ट ग्रो करे। करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट रहता है वो नियरली 0 इंटरेस्ट पे रहता है, तो वो जितना भी अमाउंट वहाँ पे बढ़ा सके उनके लिए अच्छा रहेगा कॉस्ट मैनेज करने के लिए। उनका टोटल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कंट्रोल में रह सकता है अगर करंट अकाउंट के डिपॉजिट ज़्यादा फास्टर स्पीड से ग्रो हुए। फिक्स डिपॉजिट्स के बढ़ने से उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी उतना ही बढ़ता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोग ऑफर करते हैं कंपेयर टू ऑल देयर अदर प्रोडक्ट्स। सेविंग्स अकाउंट में कंपैरेटिवली फिक्स डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट रहता है, लेकिन करंट अकाउंट से ज़्यादा। तो सेविंग्स अकाउंट भी पॉजिटिव ही है, लेकिन करंट अकाउंट से कम पॉजिटिव है और फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा पॉजिटिव है। डिपॉजिट्स के अलावा वो लोग अलग अलग बिजनेसेस को, छोटे या बड़े बिजनेसेस को कैश मैनेजमेंट सर्विस भी ऑफर करते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे बैंक्स ऑफर करते हैं। उनका जो वाइड स्प्रेड ब्रांच नेटवर्क रहता है वो लोग उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। जिन बिजनेसेस को अलग अलग शहरों से कैश के या ट्रांजैक्शंस का आना जाना रहता है, वो लोग अलग अलग बैंक से टाई अप करते हैं कैश मैनेजमेंट सर्विस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में हम फिस्कल ईयर 20 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज नंबर है उसके कंपैरिजन में पिछले 4 महीने का प्रोग्रेस कैसे हुआ है। तो मार्च के महीने में सडन कोलैप्स हमें दिख रहा है, उसका ऑब्वियस रीजन सबको पता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोग्रेस हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मार्च में ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया था उनका कैश मैनेजमेंट सर्विस, लेकिन अप्रैल में धीरे धीरे पिकअप होते होते 17% ऑफ नॉर्मल एवरेज लेवल पे आया था। फिर मई महीने में थोड़ा और इंप्रूव होकर 23% पे आ गया और जून महीने में 31% पे आ चुका है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन तो है, और एक दो क्वार्टर्स में हो सकता है वो 70-80% के लेवल तक पहुंच जाए, और तब येस बैंक का हम कह सकते हैं कि काफ़ी नॉर्मल रिकवरी हो चुका है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स के एनालिसिस पे। अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने Q2 यानी कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से आगे के हर क्वार्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपके सामने रखे, जिससे हम येस बैंक का जो भी चेंजेस, परफॉर्मेंस में चेंजेस हुए वो आसानी से देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में, यानी कि ये जो सब कुछ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेंज होना और मैनेजमेंट का चेंज होना वगैरह जो हुआ, उसके पहले का जो लास्ट क्वार्टर था
उसमें उनका इंटरेस्ट इनकम जो था वो 7,400 करोड़ के नजदीक था। वहां से आप देख सकते हैं स्लाइड होते होते 5,200 करोड़ पे आ गया था, क्योंकि उस पीरियड में उन्होंने काफी सारा उनका बैड लोन्स का जो पोर्शन था वो राइट ऑफ कर दिया था। तो वो फिगर आप नीचे एडवांसेस में देखिए, एडवांसेस में उस वक्त 2,24,000 करोड़ का एडवांसेस था, वो फिगर गिरते गिरते 1,71,000 करोड़ पे आ गया मार्च क्वार्टर तक। यानी कि जैसे जैसे एडवांसेस स्लाइड हुए वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट इनकम भी स्लाइड हो गया है। तो इंटरेस्ट इनकम का सीधा सीधा कनेक्शन एडवांसेस, एडवांसेस मतलब बेसिकली टोटल लोन उन्होंने बैंक ने कितना दिया है वो, तो लोन के फिगर्स पे इंटरेस्ट इनकम डिपेंड करता है। तो अभी मार्च क्वार्टर के बाद यानी कि जून क्वार्टर में एडवांसेस का नंबर थोड़ा सा और नीचे गया है, 1,71,000 करोड़ से 1,64,000 करोड़ पे गया है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा बढ़ गया है, 5,200 करोड़ से 5,500 करोड़ के नजदीक आ गया है। तो ये थोड़ा सा एक चेंज इस वजह से भी शायद हुआ होगा कि जो मेजर जो लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स थे जो लेस इंटरेस्ट बेरिंग थे, वो शायद कम हो गए, और साथ ही साथ रिटेल लोन्स का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ गया है जिसपे ज्यादा इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। या हो सकता है कुछ और रीजन है जिसकी वजह से इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया है डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका एडवांसेस का फिगर थोड़ा सा नीचे गया है। ये एनोमली शायद एक क्वार्टर की ही है, अगले क्वार्टर से फिर से हम देखेंगे कि इंटरेस्ट इनकम का कनेक्शन सीधा सीधा एडवांसेस के फिगर पे आएगा। जैसे जैसे एडवांसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ता जाएगा। अब दूसरा फिगर देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस का। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का फिगर जो है वो डिपॉजिट्स के फिगर से कनेक्टेड है। पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में 2 लाख करोड़ के ऊपर के डिपॉजिट्स थे यस बैंक के पास, और उस वक्त करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था वो 5,200 करोड़ पे था। फिर उसके बाद डिपॉजिट्स सडनली 2 क्वार्टर्स में बहुत ही फास्ट तरीके से स्लाइड हो गए और आधे हो गए, यानी कि 2,10,000 करोड़ के नजदीक से 1,05,000 करोड़ पे आ गया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस थोड़ा सा लैग से गिरा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस उन 2 क्वार्टर्स में 5,200 करोड़ से 3,900 करोड़ पे आया, और फिर फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में थोड़ा और नीचे गया 3,500 करोड़ पे। अभी इस पीरियड में भी आप देखिए तो डिपॉजिट्स आधे हो गए थे लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस आधा नहीं हुआ। वो थोड़ा लैग इफेक्ट जरूर होता है, क्योंकि ये जो फिगर्स है ये क्वार्टर एंडिंग के फिगर्स है। थ्रू द क्वार्टर वो फिगर्स अगर गिर रहे होंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक्सपेंस का फिगर लैग के साथ गिरेगा। अब जून क्वार्टर में डिपॉजिट्स का फिगर फिर से थोड़ा सा बढ़ गया है, 1,05,000 करोड़ से 1,17,000 करोड़ पे आ गया है। 12,000 करोड़ के फ्रेश डिपॉजिट्स आए हैं, जिसमें से अगर हम यस बैंक के प्रेजेंटेशन में देखें तो उन्होंने कहा है कि मेजर पोर्शन डिपॉजिट्स का जंप जो आया है वो जून के महीने में आया है। यानी कि अप्रैल और मई के महीने में ज्यादा डिपॉजिट्स में ग्रोथ या चेंज हुआ नहीं था, लेकिन जून महीने में सडनली 11,000 करोड़ के एडिशनल डिपॉजिट्स आए। अगर ये हो सकता है कोविड की वजह से भी हो कि अप्रैल और मई के महीनों में कोरोना की वजह से ज्यादा कस्टमर्स ने ट्रांजैक्शंस किए नहीं होंगे, लेकिन जून महीने में धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्मल पे आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस वैसे वैसे डिपॉजिट्स भी आना शुरू हो गए। तो हो सकता है अगले इस क्वार्टर में यानी कि सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में हम और ज्यादा तेजी से डिपॉजिट्स का ग्रोथ देखेंगे। तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखें नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब बेसिकली इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिफरेंस है, जो 2,200 करोड़ पिछले साल सेकंड क्वार्टर में था, गिरते गिरते 1,000 करोड़ के नजदीक आ गया था, लेकिन अभी फिर से 1,900 करोड़ पे आ गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यस बैंक ये नेट इंटरेस्ट इनकम का फिगर अब 1,700 या 1,800 करोड़ के ऊपर ही रखने की कोशिश करेगा। हो सके तो वो बढ़ाते बढ़ाते 2,000 करोड़ के आगे भी लेके जाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी इस नेट इंटरेस्ट इनकम के फिगर में मैं इमीडिएटली बहुत ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में थोड़ी देर 1-2 स्लाइड्स पहले बात किया था कि जून क्वार्टर में पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्रॉप होने की कुछ पर्टिकुलर रीजंस कोविड की वजह से थे। हो सकता है वो रीजंस अब अगले क्वार्टर्स में ना दिखे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर से बढ़ के उनके नॉर्मल 1,700 करोड़ के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे थोड़ा सा प्रेशर फिर से आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिजनेस ग्रोथ यानी कि इंटरेस्ट इनकम या टोटल इनकम के ग्रोथ में कवर हो जाएगा। अब आगे क्या हो सकता है, तो फिलहाल अगर आप देखें तो एडवांसेस का नंबर जो है वो फिलहाल डिपॉजिट से फिर भी आगे है।
मार्च क्वार्टर के एंडिंग में उन डिपॉजिट्स और एडवांसेस में जो डिफरेंस था वो तकरीबन 66,000 करोड़ का था, लेकिन अब वो डिफरेंस घट के 50,000 करोड़ से कम हो गया है, तकरीबन 47,000 करोड़ का रह गया है। काफी अच्छा प्रोग्रेस है। और उस साथ ही साथ येस बैंक ने 15,000 करोड़ का अभी फॉलो ऑन पब्लिक इशू भी किया, तो ये कैपिटल भी उनके पास आ गया है। तो ये जो गैप है एडवांसेस और डिपॉजिट्स के बीच में, ये काफी हद तक अभी कम हो चुका है। और अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि एडवांसेस और डिपॉजिट का फिगर बहुत ही नजदीक आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगले 1-2 क्वार्टर्स में डिपॉजिट्स का ग्रोथ काफी फास्ट होगा कंपेयर टू एडवांसेस। एडवांसेस भी अभी ग्रो होना शुरू करेंगे, लेकिन वो येस बैंक मेरे हिसाब से अभी फोकस ज्यादा करेगा रिटेल लोन्स पे, कॉर्पोरेट लोन्स या बल्क लोन्स पे कम फोकस करेंगे। रिटेल लोन्स पे इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो उससे उनका मार्जिन भी इंप्रूव होने के ज्यादा चांसेस है। ये सारी बातें जो अभी तक मैंने शेयर की वो येस बैंक के बिजनेस के बारे में थी, उनके फाइनेंशियल नंबर्स और परफॉर्मेंस के बारे में थी। अब बात करते हैं उनके शेयर प्राइस की। फिलहाल उसका शेयर प्राइस 12 रुपीज के आसपास, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक इशू में जो प्राइस डिक्लेयर हुआ उस प्राइस के बहुत ही नजदीक चल रही है। क्या ये शेयर प्राइस अभी भागना शुरू कर सकता है इस रिजल्ट के बाद, इस पॉजिटिव रिजल्ट के बाद? तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा, क्योंकि फिलहाल जो भी येस बैंक का परफॉर्मेंस है वो कॉस्ट कंट्रोल पे और कैपिटल रेजिंग पे या डिपॉजिट रेजिंग पे चल रहा है। अभी तक उनका लोन बुक का ग्रोथ और उससे जो इंटरेस्ट इनकम उनका ग्रो होगा वो दिखना अभी बाकी है। और फिर भी कोरोना के वजह से सारे बैंक्स के बिजनेस पे या एनपीएस पे जो फर्क पड़ेगा वो भी दिखना अभी तक बाकी है। सिर्फ येस बैंक के लिए नहीं, ये सारे बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें क्लियर होने के लिए और 1 या 2 क्वार्टर्स तो डेफिनेटली लग सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि येस बैंक का शेयर प्राइस 12 रुपए से ज्यादा गिर नहीं सकता, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर भागने के चांसेस भी कम है। उसके 2 रीजंस है। एक तो फिलहाल उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव दिखना अभी तक बाकी है, 1 या 2 क्वार्टर में दिखेगा। और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये भी है कि अभी रिसेंटली उन्होंने 12 रुपए के प्राइस पे तकरीबन 1250 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर है। और जैसे ही वो शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई इन्वेस्टर्स में से प्रॉफिट बुकिंग करके उसको फिर से नीचे 12 की तरफ खींच के लाएगा। तो इसीलिए 12 रुपीज से फिलहाल आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो सडनली भागना शुरू करेगा। मैं कहूंगा फिलहाल वो 12 रुपीज से लेके 15 या 16 रुपीज तक के रेंज में अगले कुछ महीने निकाल सकता है। 1 या 2 क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट्स में बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाए तो फिर उसके आगे का प्राइस की हम बात करेंगे या देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो 12 to 15 या 16 रुपीज तक के प्राइस रेंज के बहुत ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है।